नमस्कार, शुक्रवार आ पहुंचा है और स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा। आइए देख लेते हैं फ्राइडे मॉर्निंग इंटरनेशनल मार्केट से हमारे बाजारों के लिए कैसे संकेत हैं। तो अच्छी शुरुआत तो नहीं हुई है। 106 अंकों की कमजोरी इस समय गिफ्ट निफ्टी में दिख रही है जो कि 19,500 के पास है। डाउ और नास्डैक फ्यूचर्स दोनों ही 60 से 62 अंकों की कमजोरी दिखा रहे हैं। प्रेशर एशियन मार्केट्स में भी है, खासतौर से जापानीज मार्केट निके में, और फिर से कुछ उथल पुथल कमोडिटी मार्केट में दिखी है। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में, कहाँ रखनी है नजर, पूरी डिटेल्स जान लेते हैं। मेरे सहयोगी दीप इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। दीप, वैसे तो हम जानना चाहते हैं कि कल क्या कुछ हुआ है मार्केट्स में, लेकिन ये फेड चेयर पवेल साहब ने क्या कहा है किसी को समझ नहीं आया। कहा, चिंता जताई, क्लियर इंडिकेशन नहीं दिए, ये भी जरा बताइए साथ में। थोड़ा घुमा फिरा के और उन्होंने बयान जरूर दिया है, बट दो तीन चीजें उसमें से क्लियर निकल कर आ रही हैं। पहले मैं आपको बाजार का एक्शन बता देता हूं, फिर फेड साहब की भी बात करेंगे। दबाव वैसे आपको दिख रहा है, पावेल साहब के बयान का भी इम्पैक्ट है और साथ ही जो यूएस में नतीजों का इम्पैक्ट आ रहा है उसका भी आप रीजन देख रहे हैं। रीजन जो भी हो, लगातार दूसरे दिन अच्छी खासी गिरावट आपने अमेरिकी बाजारों में आती हुई देखी। आज सुबह एशिया का मूड आपको काफी खराब दिख रहा है। 250 अंक कल डाउ फिसला है, दिन के निचले स्तर पर बंद होते हुए दिखा है। नास्डैक आपके लिए 1% टूटा है, रसल 2000 में 1.5% की गिरावट है। तो ब्रॉड बेस्ड सेलिंग आपने अमेरिकी मार्केट्स में आती हुई देखी है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड पर रखिए नजर। कल जब हमारे बाजार भी ट्रेड कर रहे थे और शाम को अमेरिकी बाजार भी ट्रेड कर रहे थे तो 4.98% तक आपने 10 साल की बॉन्ड यील्ड को जाते हुए देखा था। तो 5% के साइकोलॉजिकल स्तर के बेहद करीब है। वैसे तो ऑलरेडी 16 साल की ऊंचाई पर है, 5% भी टच कर लिया तो 16 साल की ऊंचाई पर ही रहेगी, बट साइकोलॉजिकली वो जो 5% का लेवल आ रहा है उस पर बाजार की नजर बनी हुई है। तो नजर रखिएगा इस पर, और आगे क्या डेवलपमेंट्स आते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। पर 5% के स्तर को छूने के लिए तैयार हो रही है बॉन्ड यील्ड, और बॉन्ड यील्ड के बढ़ते बढ़ते आप देख रहे हैं ब्रॉड बेस्ड सेलिंग अमेरिकी बाजार में आई। कल रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में आपने गिरावट देखी थी। रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट थी, करीब 2.5% इनका कल रियल एस्टेट सेक्टर गिरकर बंद हुआ है। नतीजों का भी एक्शन था। टेस्ला का शेयर कल 9.25% टूटते हुए आपको दिखाए, क्योंकि एक तो नतीजों का दबाव था, दूसरा इलॉन मस्क की जो अर्निंग्स कॉन कॉल में कमेंट्री थी वो काफी खराब थी। उन्होंने ग्रोथ पर आशंका जताई है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए हैं, आगे मांग की भी उन्हें आशंका आ रही है। तो नेगेटिव कमेंट्री इकोनॉमी को लेकर भी और आगे डिमांड को भी लेकर आई है इलॉन मस्क साहब की तरफ से, और इसका भी योगदान था टेस्ला के शेयर में गिरावट का। बट नेटफ्लिक्स में आपने 16% का बड़ा उछाल आते हुए दिखा है, क्योंकि जो इनके सब्सक्राइबर एडिशन नंबर्स आए थे, नए सब्सक्राइबर्स जो इनके प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं वो काफी हेल्दी थे और वहां से बाजार को कॉन्फिडेंस मिला। बट इसके बावजूद आपने देखा है कल नास्डैक 1% आपको गिरते हुए दिखा है। तो प्रेशर तो था ही सेलिंग का। सेमीकंडक्टर शेयर्स में भी हमने कल एक्शन बनते हुए देखा। अब आते हैं पावेल साहब के बयान पर, जिसकी वजह से और बाजार पर आपने प्रेशर बनते हुए देखा। पावेल साहब की कमेंट्री क्लियरली हॉकिश थी, कुछ ज्यादा अच्छा उन्होंने उस कमेंट्री में बोला नहीं है। उन्होंने कहा इन्फ्लेशन अभी भी बहुत ज्यादा है, चिंता का विषय बना हुआ है। अगर हमें इन्फ्लेशन और नीचे लाना है तो उसके लिए ग्रोथ को कम करना पड़ेगा। लोअर ग्रोथ इज नीडेड टू ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन। ये एक क्लियर उनका कमेंट आते हुए दिखा है। इसका मतलब यही है कि जो ग्रोथ लेवल है, जो लेबर मार्केट की इनकी कंडीशन है, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स हैं, वो अभी भी बहुत टाइट हैं, बहुत ज्यादा हैं, और जब तक ये नहीं गिरेंगे तब तक इन्फ्लेशन नहीं गिरेगा। और ट्रेडिशनल वे जो होता है ग्रोथ को कम करने का, वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाकर ही किया जाता है। तो उन्होंने एक क्लियर संकेत दे दिया है कि शायद आगे और रेट हाइक्स आएंगी ही आएंगी। उन्होंने माना कि हाँ, फेड काफी समय से इन्फ्लेशन पर आक्रामक बना हुआ है, और इस आक्रामक रूप की वजह से हमने देखा भी है रिसेंट महीनों में इन्फ्लेशन डेटा कूल ऑफ का भी आपको ट्रेंड जता रहा है। तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, पर जो हमारा 2% टारगेट है वहां पर आने में अभी समय लगेगा। उन्होंने एक बात क्लियरली और भी कही। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इंटरेस्ट रेट्स अभी भी बहुत ज्यादा हैं। तो वो क्लियरली अपनी तरफ से तो संकेत दे रहे हैं कि आगे अगर जरूरत पड़ी तो फेड रेट्स और बढ़ाएगा, आक्रामक रुख बना रहेगा। 2% इन्फ्लेशन टारगेट है जो अभी तक आया नहीं है, और इसको लाने के लिए ग्रोथ को और कम करने की जरूरत है। तो हॉकिश कमेंट्री थी, कुछ भी अच्छा नहीं बोला। बॉन्ड यील्ड तो ऑब्वियसली इनकी बढ़ी हुई थी, बट इंटरेस्टिंगली नवंबर रेट हाइक बेट्स पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ 8% जानकार नवंबर में रेट हाइक का अनुमान लगा रहे हैं। अभी भी दिसंबर में 40% जानकार ही रेट हाइक का अनुमान लगा रहे हैं। तो वहां पर कुछ इंपैक्ट नहीं आया पावेल साहब की कमेंट्री का, बट कुछ भी अच्छा
इनकी कमेंट्री से निकलकर नहीं आया है। यूरोप में भी कल हमने दबाव देखा है, 1% तक की गिरावट थी और कल यूके के मार्केट में स्पेशली टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा परेशानी आई। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में कई सारे इंडेसीज और कई सारे स्टॉक्स में ट्रेडिंग को उन्हें रोकना पड़ा क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसका रियल रीज़न अभी तक सामने नहीं आया है, बट कल यहाँ पर काफ़ी परेशानी हुई थी। कमोडिटी मार्केट में भी बड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स नीचे आया है, 106 के पास है। कच्चे तेल में लगातार तीसरे दिन बढ़त देखिए, $93 के करीब 3 हफ्ते की ऊंचाई पर आपको ब्रेंट आते हुए दिख रहा है। अमेरिका जो अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, जिसके जरिए वो ऑयल मार्केट के प्राइसेस को या अपने ऑयल प्राइसेस को रेगुलेट कर रहा था, वो अब बढ़ाने वाले हैं, यानी कि 60 लाख बैरल की अतिरिक्त खरीदारी अमेरिका में होने वाली है आने वाले कुछ समय में। तो वहां से आपको तेल में एक्शन बनते हुए दिखा। सोने में हम लगातार खरीदारी देख रहे हैं, 3 महीने की ऊंचाई पर है। बेस मेटल्स कल थोड़े सुस्त जरूर थे। तो ओवरऑल कुछ ज्यादा अच्छा एक्शन हुआ नहीं है, बढ़ती बॉन्ड यील्ड का इंपैक्ट है और फेड साहब ने भी कुछ ज्यादा अच्छा कहा नहीं है बाजार के लिए। चलिए, तो अब इस पर हमारा मार्केट आज कैसे रिएक्ट करेगा, जैसा प्रेशर है उसमें क्या रणनीति अपनानी है। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि आज के मार्केट में आपको क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है। इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, जिस तरह के क्यूज मिल रहे हैं, क्या लगता है निफ्टी बैंक निफ्टी अब कोई रणनीति में बदलाव करना होगा? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, संकेत तो ग्लोबल मार्केट से लगातार कमजोरी के आ रहे हैं और एक ही बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे बाजारों पर भी और दुनिया भर के बाजारों पर ज्यादा डर है, वो है अमेरिका के बॉन्ड यील्ड और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स का हाल। तो ये दोनों ही फैक्टर लगातार प्रेशर बना रहे हैं और आज ही वो रहने की उम्मीद पूरी है। ये अच्छी बात है कि भारतीय बाजार थोड़ा सा कम गिरते हुए दिख रहे हैं और कल भी थोड़ी रिकवरी अच्छी नजर आई, लेकिन वही बात है कि रिकवरी बहुत ज्यादा ग्लोबल सपोर्ट नहीं होने की वजह से टिकाऊ नहीं दिख रही है। आज फिर से कमजोर शुरुआत के जो संकेत हैं, इस कमजोर शुरुआत के बाद आपके लिए 19,435 19,525 ये 100 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी। कल के लोज के आसपास से सपोर्ट रेंज आपकी शुरू होती है और वो 19,435 तक जाती है, जहां से हमने एक रिकवरी देखी 19,850 तक की एक यात्रा की थी, लगभग 400 पॉइंट की। तो एक बार वहीं पर आपको एक बढ़िया सपोर्ट आता दिखेगा। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, कल 43,550-600 सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास हम रुके और वापस रिकवरी दी, 44,000 को पार भी किया, लेकिन फिर से बंद होते होते 43,800 के नीचे की क्लोजिंग बहुत अच्छी नहीं की जाएगी, ढीली क्लोजिंग है। तो आज के लिए जो सपोर्ट रेंज है 43,400 से 43,600 की रेंज है, यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश बैंक निफ्टी करेगा। ऊपरी स्तरों पर 44,050, 44,200 ये रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। तो इन लेवल्स पर रखनी है नजर। कम गैप के साथ शुरुआत हो तो थोड़ा और बाजार गिर सकते हैं और अगर ज्यादा गैप के साथ शुरुआत हो और सपोर्ट रेंज में आए तो हल्की फुल्की खरीदारी की जा सकती है, ज्यादा नहीं, क्योंकि आज वीकेंड सेशन है और आप जनरली वीकेंड पर बड़ी पोजीशन मंडे के लिए नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह का ग्लोबल माहौल है उसको लेकर थोड़ा सा कंफर्ट कम है। तो और अगर कम और हल्की फुल्की रिकवरी दिखे तो इस रिकवरी में आपको पोजीशन हल्की करने का सोचना चाहिए। जी धन्यवाद सर, दर्शकों को दिशा देने के लिए और बताने के लिए कि क्या करना है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर कहां कहां एक्शन दिखेगा, कल कौन कौन से नंबर्स आए हैं और ऑफ कोर्स कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स और खबरों पर हम रखेंगे नजर। अरमान हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुके हैं। अरमान मॉर्निंग, बहुत सारे नंबर्स निकल कर आए हैं, कल कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे जरा बताइए। जी गुड मॉर्निंग। कई सारे नंबर्स आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें HUL, यहाँ पर मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। वॉल्यूम्स में आपको मिस दिख रहा है, पर मार्जिन्स जो है वहाँ पर बीट आता हुआ दिखा है। आय लगभग 4% बढ़कर आई है। मार्जिन्स जो है वो 22.9% से बढ़कर 24.2% पर आते हुए दिखे हैं। ITC ओवरऑल अगर आप नतीजे देखेंगे तो जो अनुमान था उससे मिस होता हुआ दिखा है। आय लगभग 3% बढ़कर आई है। ग्रॉस मार्जिन्स देखें 60.2% से गिरकर 57.3% पर आते हुए दिखे हैं और मार्जिन्स 36.4% से थोड़े से बड़े हैं, 36.5% पर आए हैं, पर जो अनुमान था वो 38% का था। एम्फेसिस पर ध्यान रखें तो यहाँ पर भी मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग फ्लैट रही है, 0.8% बढ़कर आई है। आप मार्जिन्स की बात करें तो 15.3% से इम्प्रूव होकर 15.5% पर आती हुई दिखी है और मुनाफा लगभग फ्लैट रहा है, 1% के आसपास गिर कर आता हुआ दिखा है। हैवेल्स यहाँ पर भी मिस है। आय लगभग 6% बढ़कर आई है, 3,890 करोड़ के आसपास आती हुई दिखी है, हालांकि जो अनुमान था वो 4,170 करोड़ का था। मुनाफे में देखेंगे 34% का उछाल है। वोल्टास आय यहाँ पर 30% बढ़कर आई है। मार्जिन्स देखेंगे 5.7% से गिरकर 3.1% पर आते हुए दिखे हैं, बड़ा मिस होता हुआ दिखा है।
टाटा कम्युनिकेशन यहाँ पर आय 2% बढ़कर आई है। मार्जिन्स जो हैं 21.5% से थोड़े से गिरकर 20.8% पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में यूनाइटेड ब्रेवरीज की बात करें तो अनुमान से बेहतर हैं। वॉल्यूम ग्रोथ जो है अनुमान जो 3% का था 7% पर आते हुए दिखे हैं। और मार्जिन्स अगर आप देखें तो अनुमान के मुताबिक ही आते हुए दिखे हैं और आय में लगभग 12% का उछाल। चलिए अरमान ने आपको बता दें कि कल कौन कौन से नंबर्स हैं। ऑफ कोर्स मार्केट खुलेगा तो रिएक्शन वहां दिखेगा। अरमान मैं आपके पास आऊंगी आगे के ट्रिगर्स के लिए, लेकिन आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मॉर्निंग निफ्टी की कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स आने हैं, क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए एक्सपेक्टेशन अच्छी है क्योंकि पिछले साल अगर आप देखें तो थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर देखने को मिली थी, वॉल्यूम्स भी कम थे और कीमतें भी घटी थी, इसका असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो इस तिमाही में पिछले साल के मुकाबले आय में आपको 8% की ग्रोथ नजर आएगी। कामकाजी मुनाफे पर अगर आप देखें तो कुछ एडजस्टमेंट्स है, लेकिन फिर भी ग्रोथ काफी बड़ी है। करीब 7,408 करोड़ का जो एबिटा एस्टिमेट है वो बाजार यहाँ पर लगाकर चल रहा है। मार्जिन के लिहाज से देखें तो पिछला साल क्वार्टर काफी खराब था, इस बार 4% से बढ़कर करीब 16% के जो मार्जिन है वो बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा है। और पिछले साल जो मुनाफा था वो इस घाटा तो इस बार मुनाफा में बदलते हुए नजर आएगा। 2688 करोड़ का जो है एस्टिमेट लगाकर चल रहा है। देखिए जो नतीजे हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे, लेकिन मॉनिटरेबल ये रहेगा कि यूएस में जो इनकी सब्सिडरी है यहाँ पर प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिलता है। कुकिंग कोल की जो कीमतें हैं इसमें मैनेजमेंट कॉन कॉल में या फिर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के हाईलाइट्स में क्या कहता है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से अगर आप देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील नतीजे अच्छे आएंगे। ओके, अच्छे नतीजों की एक्सपेक्टेशन दिखाई दे रही है। थैंक यू आशीष पूरी डिटेल के लिए। अच्छा अरमान, बैक टू यू, जरा बताइए आज और भी नंबर्स आने वाले होंगे जेएसडब्ल्यू स्टील के अलावा, और कौन से ट्रिगर्स है और खबरों के दम पर कहाँ का एक्शन दिखेगा? बिल्कुल, सबसे पहले नतीजों की अगर आप बात करें तो निफ्टी में जेएसडब्ल्यू स्टील जैसा कि उसके नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफएनओ में अतुल लिमिटेड, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग और लॉरिस लैब ऐसी कंपनियां हैं जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, यहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ टियर 1 कैपिटल को बढ़ाने के लिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। सुवेन फार्मा, यहाँ पर ओपन ऑफर जो है वो ओपन होता हुआ दिखेगा। जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज की बात करें तो 50% का जो एंकर लॉक इन है वो यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखेगा। वेलियंट लेबोरेटरीज वो फ्रॉम ट्रेड से रोलिंग सेगमेंट में जो है वहाँ पर ट्रांसफर होता हुआ दिखेगा। एक्स डेट है एचसीएल टेक्नोलॉजीज में जहाँ पर इंटरम डिविडेंड है 12 का, दालमिया भारत इंटरम डिविडेंड 4 का। आरबीआई एमपीसी मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो जारी होते हुए दिखेंगे। आईपीओ और ओएफएस अपडेट में आईआरएम एनर्जी की बात करें तो डे 3 है आज। डे 2 का अगर आप देखें ओवरऑल 4.4 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें एनआई का हिस्सा लगभग 9 गुना, रिटेल का हिस्सा लगभग 4.4 टाइम्स है। हुडको का ओएफएस का अपडेट जो बंद होता हुआ दिखा है, जिसमें अगर आप देखें नॉन रिटेल में ओएफएस का 84.3% सब्सक्रिप्शन जो है वहाँ पर आता हुआ दिखा है। खबरों में आ जाएँ, खबरों में सबसे पहले जोमेटो पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि जोमेटो में ब्लॉक डील संभव है। SVF ग्रोथ ब्लॉक जो है ग्रोथ ब्लॉक डील से हिस्सा बेच सकता है। लगभग 1.1% शेयर्स जो हैं वो बेचे जा सकते हैं और 109.4 से 111.65 के आसपास के भाव पर जो है वो बेचे जा सकते हैं। टाटा मोटर्स कंपनी ने फ्रेट टाइगर में हिस्सेदारी खरीदने के लिए डेफिनेटिव करार किया है और लगभग अगर आप देखें 2 साल में 100 करोड़ का माफ़ कीजिएगा निवेश किया करेगी। रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL, यहाँ पर RVNL और MPCC JV को वेस्टर्न रेलवे से ऑर्डर मिला है और ये लगभग 420 करोड़ का जो है इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। नेटको फार्मा, US FDA ने इनका जो कोथुर हैदराबाद में फार्मा डिवीजन की जांच पूरी की है और अगर आप देखें जांच के बाद कंपनी को 8 आपत्तियां जो है जारी होती हुई दिखी है। इंडोको रेमेडीज, यहाँ पर सॉलिड ऑरल फॉर्मुलेशन फैसिलिटी की प्री अप्रूवल जांच पूरी हुई है और दो दवाओं की दर्जी पर US FDA की अगर आप बात करें अर्जी पर US FDA ने गोवा फैसिलिटी की जांच की है और प्री अप्रूवल के बाद अगर आप देखें फॉर्म 483 के तहत 4 आपत्तियां जारी होती हुई दिखी है। और अंत में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, यहाँ पर LIC ने 1.1 लाख के आसपास जो है शेयर्स खरीदे हैं। उनकी हिस्सेदारी लगभग 4.9% से बढ़कर 5% के आसपास जो है वहां पर हो गई है और ये 18 अक्टूबर को ओपन मार्केट के जरिए खरीदी गई है। चलिए, तो ये वो खबरें जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। आइए बाजार के जानकार कहां अपनी नजर जमा कर रखे हुए हैं ये भी जान लेते हैं। जाने माने मार्केट एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान जी हमारे साथ इस समय शो में शामिल हो चुके हैं। श्रीकांत सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। आज आपकी नजर कौन से स्टॉक्स पे रहने वाली है सर? आपकी बेस्ट पिक्स बताइए। गुड मॉर्निंग निहारी। तो देखिए, अगर मार्केट देखे तो यहाँ पे काफी सारा वोलेटाइल एक्शन बना हुआ है और अगर ऐसे मार्केट में अगर हमें रखना है तो हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो बाय और सेल दोनों की होनी चाहिए। तो क्या आज मार्केट 100-125 पॉइंट नीचे गैप से खुल सकते हैं। तो अगर गैप से नीचे खुलता है मार्केट तो हमें लगता है कि L&T इन्फोटेक माइंडट्री करके जो कंपनी है
जो कल हाईएस्ट लेवल पे बंद हुई थी 5450 पे, यहाँ पे अगर कोई नरमी के साथ अगर ये ओपन होता है तो इसे लॉन्ग करने की हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। 5350 का स्टॉप लॉस रखें, 5350 का टारगेट हमें नजर आते हैं यहाँ पे 5600 के। तो LTI पे लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं, और अगर इस मार्केट में कुछ शॉर्ट करना है तो ITC को करंट लेवल से शॉर्ट करके चल सकते हैं। मल्टीपल टाइम ये 455 460 के करीब रुका हुआ है, तो करंट लेवल से इसे शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस रखें 455 का, टारगेट नजर आते हैं यहाँ पे 435 के। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां कहां रखे नजर। तो खरीद और बिक्री दोनों करनी, LTI माइंडट्री खरीद के चले 5600 के टारगेट के लिए, और बेचना है ITC 435 के डाउनसाइड टारगेट के लिए। आइए अब कमोडिटी बाजार की रणनीति जान लेते हैं। कुवरजी ब्रोकिंग के रवि देवरा हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। रवि जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले तो कच्चे तेल पर व्यू दे दीजिए। कल मजबूती लेके बंद हुआ, आज भी 93 के पार है, क्या करना है? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली बाई करना है। मिडल ईस्ट कंसर्न अभी भी बने हुए हैं, इन पर्टिकुलर वहाँ पे WTI ब्रेंट दोनों में एक प्री ओपन मैच से बढ़त की उम्मीद दिखा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वहाँ पे डेफिनेटली थोड़ी वोलेटिलिटी है, तो कॉल ऑप्शन का इस्तेमाल करें। 7300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करें। 310 के करीब कॉल ऑप्शन में आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 200 का, और आगे जाके वहाँ पे 500 तक के लेवल दिखने चाहिए। और लेवल स्पेसिफिक कच्चे तेल में 7300 पे बाय करें। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 7210 का। अपर साइड 7500 तक के लेवल आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आपको दिख सकते हैं। बॉटम लाइन यही है कि 7500 के दर्शन होने वाले हैं कॉल ऑप्शन के माध्यम से, या अदरवाइज आप फ्यूचर्स भी लेके इसमें ट्रेड कर सकते हैं। सोने चांदी में क्या बेहतर बेट लग रही है इस समय? सोना बेहतर लग रहा है, पर्टिकुलर चांदी थोड़ी वोलेटाइल है क्योंकि बेस मेटल्स में अंडर परफॉर्मेंस है। गोल्ड में ये जो तेज है इनसे रह सकते हैं। आई थिंक गोल्ड के जो दिसंबर फ्यूचर है 60,300 के करीब क्लोज हुए, बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 60,820 तक के लेवल के मैं उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए, तो सोने में भी चमकती तेजी नजर आ रही है। दिसंबर वायदा खरीद के चले 60,800 के अपसाइड टारगेट के लिए। धन्यवाद रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहां कहां रखनी है नजर। आइए बढ़ते हैं आगे FIR की तरफ और जान लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर कौन कौन से स्टॉक्स पर है। अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर आप बात करें ITC पर रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है, जिसमें मॉर्गन स्टैनली की बात करें मेंटेन कर रहे हैं ओवरवेट के स्टैंड को, और टारगेट जो रख रहे हैं 493 का कर रहे हैं। JP मॉर्गन भी ITC पर उनकी रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं ओवरवेट के स्टैंड को, और टारगेट जो रख रहे हैं 475 का रख रहे हैं। और जेफरीज की ITC पर रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं बाय को, टारगेट रख रहे हैं 530 का। हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पर रिपोर्ट्स है, मॉर्गन स्टैनली की सबसे पहले मेंटेन रख रहे हैं इक्वल वेट के स्टैंड को, टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं 2408 से बढ़ाकर 2502 का कर रहे हैं। JP मॉर्गन वो मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट के स्टैंड्स को, और टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं, वो टारगेट जो है माफ़ कीजिएगा जो सेम रख रहे हैं, लगभग 2800 का टारगेट रख रहे हैं। और जेफरीज की हिंदुस्तान यूनिलीवर पर है, मेंटेन रख रहे हैं होल्ड को, और टारगेट जो है वो यहाँ पर घटा रहे हैं 2770 से घटाकर 2720 का टारगेट कर रहे हैं, जो कि मौजूदा भाव से वैसे भी अगर आप देखें तो ऊपर ही है। और अंत में नेस्ले की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली यहाँ पर मेंटेन रख रहे हैं अंडरवेट के स्टैंड्स को, पर टारगेट जो है वो थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं 17,234 से बढ़ाकर 18,910 का कर रहे हैं। JP मॉर्गन नेस्ले पर मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट जो है वो अब 23,800 का टारगेट कर रख रहे हैं। और जेफरीज की बात करें नेस्ले पर मेंटेन रख रहे हैं होल्ड को, पर टारगेट यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं 19,900 से बढ़ाकर 20,600 का कर रहे हैं, जो कि मौजूदा भाव देखेंगे उससे काफ़ी कम है। तो ये रही आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को रैप अप करते हैं। बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।